आमने सामने में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया आपका भी अनीता, और आपके सभी ईटीवी के दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आमने सामने में आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं योग गुरु और पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्या कहूँ स्वामी जी, स्वामी रामदेव। देखो, मैं तो जो मेरी भूमिकाएं हैं योग धर्म से लेकर के राष्ट्र धर्म तक, और अपने पुरखों की विरासत को अपनी आंखों के सामने रख करके वर्तमान में जो मेरे धर्म है, कर्तव्य हैं, उनको निभा रहा हूँ। उन भूमिकाओं को आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो उचित प्रतीत हो। मैं खैर उस मानसिकता की नहीं हूँ जो ये मानते हैं कि अगर आप गुरु हैं या धर्म गुरु हैं तो आपको राजनीति में या समाज में उतर के टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हर किसी का फर्ज है अपने देश के लिए बोले। लेकिन आपसे एक बात कहूँ स्वामी जी, आप में और आसाराम जी में एक समानता नजर आई जी। आप दोनों अपनी प्रॉब्लम्स सोनिया गांधी पर ब्लेम करते हैं। देखिए, मैं किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करता। कोई दूसरा करता है तो वो उसका अपना अभिप्राय है। सोनिया गांधी जी के ऊपर कुछ ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका जो चरित्र रहा है पूरा हिंदुस्तान उसको जानता है। बोफोर्स घोटाले से लेकर के, और चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, 2G घोटाला हो, और कोयला घोटाला, दामाद घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, सब घोटालों के तार एक ही परिवार से जुड़े नजर आते हैं। ऐसी महाभ्रष्ट, मैं माताओं को भगवान का इस धरती पर वरदान या उनको भगवान का ही स्वरूप मानता हूँ, लेकिन उसने एक तरह से मातृत्व को भी लजा दिया है। ऐसी महिला के बारे में क्या टिप्पणी करना। आपने अभी राजस्थान में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, विदेशी महिला। आपकी उनसे आपत्ति क्या है? विदेशी महिला होने पर आपत्ति है या क्योंकि वो भ्रष्ट है इसलिए आपत्ति है? सारी दुनिया हमारे लिए परिवार है, लेकिन अपने भी देश का कोई भ्रष्ट हो उस पर भी हमें आपत्ति है। भगवान राम ने भी कंस, जरासंध, शिशुपाल आदि का यदि शीर्ष कत्ल किया और उनको हम मोक्ष कह देते हैं कि मोक्ष किया उन्होंने, तो किस लिए? क्योंकि वो अपने आचरण से गिर गए थे। तो इसके विदेशी होने पर आपत्ति नहीं, वो तो है ही विदेशी, तो इसलिए वो भी कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है। वो यद्यपि यहाँ की बहू हो चुकी है आज की डेट में, लेकिन आदमी के जो जिस्म में खून होता है, उसके जो जीन्स होते हैं, वो तो उनकी तो अकाउंटेबिलिटी होगी। और यही कारण है कि वो उसका बेटा जो विदेशी औरत जो है महिला से शादी करना चाहता है, उसको अभी रोके हुए है कि बेटा मैं बहुत भुगत रही हूँ इस बात को, तो एक बार मेरा मुन्ना प्रधानमंत्री बन जा, और तब तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ शादी करा लेना। शायद हो सकता है ना वो प्रधानमंत्री बने, ना उसका ब्याह हो, कहीं कवारा ना रह जाए। नहीं, लेकिन अब अपने को कवारेपन पे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपके चहते मोदी जी भी कवारे हैं जी। हाँ, तो अच्छी बात है। देखो, मोदी जी इन्हें शादी नहीं की, वो फकीर है, इसलिए हमने उनका समर्थन किया। जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, प्रांत के आधार पर नहीं, केवल उसके त्याग के आधार पर, उसके सिद्धांत विचार के आधार पर हमने उसका जो है समर्थन किया है। और सच में जो है वो फकीर है और उसने शादी नहीं की, इस पर हमको गर्व है। और ऐसा ही व्यक्ति हिंदुस्तान को चाहिए जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना उसके बीवी, ना बच्चे। वो भ्रष्ट नहीं हो सकता, बेईमान नहीं हो सकता, लुटेरा नहीं हो सकता, देश नहीं तोड़ सकता। स्वामी जी, मतलब जो बेचारा शादी कर ले तो उसके लिए तो फिर राजनीति में जगह ही नहीं है। नहीं, है राजनीति में जगह। यदि कोई फकीर हिंदुस्तान का वजीर बनता है तो इससे बड़ी बात और हो क्या सकती है। राजस्थान दौरे के बारे में बात करते हैं। क्या रहेगा जी आपके राजस्थान दौरे का फोकस? मेरा फोकस है, कुछ लोग देश बेचने में लगे, देश कैसे बचे, भ्रष्टाचार कैसे मिटे, और लाखों करोड़ की दौलत देश के साथ धोखा, गद्दारी, विश्वासघात, छल करके लूटी है कुछ बुरे लोगों ने। वो देश को मिले तो देश पुनः वैभवशाली बने और सबके जीवन में खुशियां आए। ये कैसे होगा जी? यदि सब बातों को निष्कर्ष के रूप में कहूं, निचोड़ के रूप में, तो एक बात है कि देश बचेगा प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करने से, पॉलिसीज से, गुड गवर्नेंस से, और स्ट्रांग लीडरशिप से, जो है चाहे वो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी से, और वो सब देने का सामर्थ्य मोदी में, इसलिए मैंने उनका समर्थन किया। और जहां तक प्रश्न राजस्थान का है जी, वो ये कि एक पार्टी उसने इतने गुनाह किए, माने लाखों करोड़ के घोटाले, मैं नहीं कह रहा, ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड के सब इकोनॉमिस्ट और देश के भी सब इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार ना होता, काला धन जमा ना होता तो हिंदुस्तान 10 गुना आगे हो।
मैंने इस देश को 10 गुना पीछे धकेलने में किसका सबसे बड़ा योगदान है? माना कि सभी पार्टियों में भ्रष्टाचार है, लेकिन कांग्रेस में तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ पार्टियों में नीचे भ्रष्टाचार है, वहां तो शिखर से लेकर के शून्य तक, ऊपर से नीचे तक आखुंठ भ्रष्टाचार में डूबे। हमारे वर्ल्ड चैंपियन हो भ्रष्टाचार। आप राजस्थान में आके वसुंधरा जी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। मैं देश के लिए कैंपेन कर रहा हूं और उस देश में राजस्थान भी आता है, और राजस्थान से तो मेरा एक इमोशनल रिश्ता भी है। मेरी माँ राजस्थान की है, इसलिए ये तो मेरी, वैसे भी भारत मेरी मातृभूमि है और राजस्थान तो मेरी माँ की भी भूमि है, इसलिए इस पर भी अच्छे लोगों का राज हो। और मैं यहाँ पर गहलोत के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक टिप्पणी जरूर करूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, लेकिन एक राजनीतिक टिप्पणी है। जिस खानदान ने पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दिया, मैंने नहीं कहा, सॉरी, एजेंसी इस बात को कहती है, 16 करोड़ से ज्यादा बाहर और वो 10% है ब्लैक मनी का। 900 लाख करोड़ रुपए यहाँ इलीगल गोल्ड में, इलीगल माइनिंग में, लैंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिटिक्स में, ड्रग्स में, सब जगह काले धंधों में काला धन लगाओ। इतना गुना 1000 लाख करोड़ की लूट करने में जो पार्टी मुख्य रूप से जिम्मेदार है, उसके साथ खड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता, क्योंकि पाप करना ही गुनाह नहीं, उस पाप का साथ देना भी उतना ही गुनाह है और उतना ही अपराध है। उसके भागीदार गहलोत भी हैं। आप गहलोत पे टिप्पणी चलिए इतनी सी कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, वसुंधरा जी पे टिप्पणी करिए, सपोर्ट करते हैं उनको। देखिए, क्योंकि आपने कहा घनश्याम तिवारी जी में काबिलियत है नेतृत्व की, आप किसमें बेहतर नेतृत्व की क्वालिटीज मानते हैं? ये एक निर्विवादित सत्य है कि वसुंधरा राजे में करिश्माई व्यक्तित्व है, माने उसके जो है कैरेक्टर में एक आकर्षण है। अब ये किसी को ये कुदरत की देन होती है, ये पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध होता है। जैसे मोदी जी को भी है करिश्मा है, और आप जैसे कहते हैं कि राहुल गांधी जी को नहीं है। अब उसमें बेचारे में है ही नहीं तो क्या करे, अब लोग घनश्याम तिवारी जी में भी कुछ ऐसा है कि नहीं है, वो पप्पू बोलते हैं, ये कितनी शर्म की बात है। वसुंधरा जी की और घनश्याम तिवारी जी की मैं कोई तुलना करके किसी विवाद को जन्म नहीं देना चाहता। दोनों प्रामाणिकता के साथ राजनीति में कार्य कर रहे हैं, आगे करें, दोनों सक्षम हैं, समर्थ हैं, और समर्थ लोग आपस में मिलजुल के काम करें, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। आपके 4 ट्रस्ट चलते हैं, उन पे समय समय पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठते रहते हैं। आपके चारों ट्रस्ट को आज भी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, हमने सबको पहले जो उसके ट्रिब्यूनल होते हैं उसमें चैलेंज किया, कोर्ट में चैलेंज किया, और उसमें हम हर जगह जीत रहे हैं। और हमारे ट्रस्टों को आज भी वो उनके जो रजिस्ट्रेशन है, उनके जो इनकम टैक्स जो उनको छूट है, उसको वो चैलेंज नहीं कर पाए। बीच में उन्होंने कोशिश की, हमारे खाते सीज किया, हमने खुलवाए कोर्ट में जाकर। तो ये तो मतलब एक तरह से आमने सामने की लड़ाई है, और एक फकीर और वजीर की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, और इसमें हम लड़ रहे हैं और हर कदम पर जीत रहे हैं। आपका जो पतंजलि फूड पार्क है, जब वो बना था तो आपने एक वादा किया था कि 100 करोड़ के हर्ब्स और जो सब्जियां हैं वो वहीं पर उत्तराखंड से खरीदी जाएंगी। आप उस पर अमल कर रहे हैं? कहने को सारा जहान मेरा है, लेकिन फिर भी, और मेरा कुछ भी नहीं, ना 1 रुपए का बैंक बैलेंस, ना एक इंच लैंड। स्कॉटलैंड में जो जिस आइलैंड की बात होती है जी, कई बार मुल्कों को दान देते हैं तो कांग्रेसियों को पेट में दर्द क्यों होता है? अब इनको तो यहाँ कोई अब एमएलए एमपी बनाने के लिए भी तैयार नहीं, और मुझे वहां तो 1000 एकड़ का वो दान में दिया, मैंने खरीदा नहीं वो, और मुझे पर तो आपका एसेट तो हो गया जी। 1 लाख एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हैं लोग, अफ्रीका में, अमेरिका में। मैं ले नहीं रहा, कहते बाबा जी आपके लिए सोने के महल बना देंगे। मैंने कहा देखो, मुझे रहना हिंदुस्तान में, मैंने जन्म वहां पाया और मैं मरूंगा भी वही और जीऊंगा भी वही। पूरी दुनिया की भलाई की मैं कामना करता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवत्येकनिडम कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। मेरे लिए तो पूरा विश्व एक मेरा बड़ा घर है। लेकिन फिर भी आपने तब ये कहा था कि भाई हम लोग इतने करोड़ का यहाँ से हम लोग खरीदेंगे, तो जिससे कि नक्सलवाद को भी कहीं ना कहीं इस चीज से रोक मिलेगी, लोगों को खाने को नहीं है। देखो, मैं इस बात को पूरी प्रामाणिकता से कह सकता हूँ कि हाँ जी, जात इतिहास में किसी फकीर ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। वहां 10,000 लोग तो वहां काम करते हैं करीब, और आज करीब शायद जो है 100 करोड़ के आसपास, तो मैंने कभी 80, कभी 90, 100, शायद उससे और बढ़ेगा पर ईयर उसका जो है टर्नओवर होगा। तो लोगों को फायदा ही हो रहा है ना। आप तो साल की बात कर रहे हैं, मैं तो महीने की बात कर रहा हूं, तो लोगों को भला होगा ना। और हमारा एक ही काम है, देश का पैसा देश में रहना चाहिए, विदेशी कंपनियां देश को ना लूटें।
आज तक इस हिंदुस्तान लीवर यूनिलीवर ने, कोका कोला वालों ने, पेप्सी वालों ने, कोलगेट वालों ने हिंदुस्तान में कोई भलाई का काम किया? सिवा आर्थिक लूट की, आर्थिक गुलामी की तरफ देश को, और सांस्कृतिक और सामाजिक गुलामी और पैदा करते हैं। वो एक दूसरा वैचारिक प्रदूषण है उनका। तो हमने देश की भलाई की सेवा और कुछ नहीं किया। तो हमारा एक ही मकसद है, योग का कार्य आगे बढ़े, आयुर्वेद का कार्य आगे बढ़े, ऋषियों के ज्ञान के आधार पर यह देश आगे बढ़े, संस्कृतेन गमे महिमाश्रुतिन विदधाति से, और स्वदेशी के आधार पर यह देश आगे बढ़े। देखो, अब असली लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। असली लड़ाई विचारधारा की है, सिद्धांतों की है, नीतियों की है, नेतृत्व की है, गुड गवर्नेंस की है। और इसके ऊपर ही बहस को मैं चाहता हूं कि केंद्रित करना चाहिए, और सारी राजनीतिक पार्टियों को भी खुले तौर पर इसकी चर्चा करनी चाहिए। अब छींटाकशी से देश नहीं बचेगा, देश नहीं बनेगा। आपने जैसे अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक आया कि भाई सीबीआई तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक हो चुकी है, उस पर आपकी टिप्पणी चली, जो भी रही बहुत सही रही। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि अगर 2014 में भाजपा की सरकार आती है सेंटर में और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सीबीआई को फ्री किया जाएगा, वो तोता पिंजरे से उड़ेगा जी? 100%। अनीता, मैं इस बात को प्रामाणिकता से कह रहा हूं। मैंने आदरणीय मोदी जी का समर्थन किया है तो मुद्दों के आधार पर किया है। हमने कहा सीबीआई को स्वायत्त बनाना पड़ेगा। बोले बनाएंगे बाबा जी, लोकपाल बिल लाएंगे, कैग, सीवीसी और मुख्य चुनाव आयुक्त, ये 4 स्थापित संस्थाएं हैं। ये 4 संस्थाएं ठीक हो जाएं तो सारी इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, क्योंकि पूरे देश में करीब साल भर में स्टेट और सेंटर मिला के 30 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है। तो यदि कैग ठीक हो जाए तो इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, सीवीसी ठीक हो जाए तो महकमों की इंटरनल गड़बड़ियां सामने आ जाएंगी, और चुनाव आयोग ठीक हो जाए तो चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। 4 चीजें हो जाए तो हिंदुस्तान के करप्शन पर 90% अंकुश लगाया जा सकता है। मोदी जी ये सब करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और लाखों करोड़ के जिन्होंने लोगों ने घोटाले के, मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी आपको भी फिर ये प्रलोभन देंगे, आपके ऊपर भी जो प्रेशर बिल्डअप करेंगे, चाहे मेगा कैपिटलिस्ट हैं, चाहे वो तमाम तरह के ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो इसमें माफ करना विधायिका, कार्यपालिका, यहां तक कि न्यायपालिका में भी कुछ भ्रष्ट लोग हैं, और उन्होंने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लूट रखे हैं। मैंने कहा चारों तरफ से आपके ऊपर प्रेशर आएगा, इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा। जिन देशों के अंदर ये काला धन जमा है वो भी आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। क्या इन सब प्रेशरों के बीच में आप काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचा पाएंगे, किसी कंक्लूजन तक पहुंचा पाएंगे? तो उन्होंने कहा बाबा जी मैं 100% नहीं 200% इसको साइंटिफिक एंड लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाऊंगा, और जो देश में अपेक्षाएं आपने जगाई हैं उनको पूरा करूंगा। गुजरात लोकायुक्त आयोग बिल जो पास हुआ है उसमें 3 मुद्दे उठाए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, जो उसको एक अपने रूप में उन्होंने पास किया। पहला यह है कि लोकायुक्त सरकार खुद चुनेगी, मतलब भैया मैं ही अपना जज और जूरी चुनूंगा। दूसरा, एनुअल रिपोर्ट जो लोकायुक्त की होगी वो टेबल तो होगी हाउस में, लेकिन उस पर डिबेट नहीं होगा। तो एक कागज है, वो आएगा और चला जाएगा, मीडिया में डिबेट हो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तीसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो कुछ कंप्लेंट्स एक्सक्लूड कर दे। आप इस लोकायुक्त को जो नरेंद्र मोदी जी ने पास करा है, मानते हैं कि ये सही है? नरेंद्र मोदी की तो लोकायुक्त क्या जांच करेगा, उसकी तो पूरी सीबीआई से लेकर के सारी सेंट्रल की एजेंसियां, खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, सारी सरकार तो मोदी और बाबा के पीछे पड़ी। इसलिए आप लोकायुक्त उनकी जांच करेगा। बात उनकी जांच करने की नहीं है, बात यह है जो आप बात करते हैं कि वो सीबीआई को फ्री करेंगे, वो अपनी गुजरात में तो जी लोकायुक्त को तो फ्री करने को तैयार नहीं है। ये जो है ये मुद्दा जो है वो सच्चाई का नहीं है। ये मुद्दा हो गया कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस वर्सेस मोदी। दरअसल बात क्या है कि लोकायुक्त नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के इनका आपस में घमासान हो गया। तो वहां जो मुद्दा है वो व्यक्तियों पर केंद्रित हो गया था, इसलिए उस मुद्दे को हम छोड़ करके आगे बढ़े। बहुत मुद्दे हैं देश में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत मुद्दे हैं देश। मोदी जी को अब प्रोसीजर्स पे बात करनी चाहिए, लेकिन मोदी जी की आज भी बहुत ज्यादा स्पीचेस होती हैं डायरेक्टली राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अटैक करते हुए। तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं वो उस ओहदे पे पहुंच चुके हैं? अब ये अपने आप को ये बार बार उन्हीं चीजों को दोहरा के कुछ नहीं होने वाला। मैंने आप ये कह रहे हो कि जिन्होंने पूरा देश लूट लिया, भारत को 10 गुना पीछे धकेल दिया, छोटी बात नहीं कह रहा हूँ। आज़ादी के 67 वर्ष पहले रुपया, डॉलर, पाउंड तीनों बराबर थे। माँ बेटों ने मिलके इस पूरे सास बहू दामाद वाला जो सीरियल चला देश के अंदर,
इसने हिंदुस्तान को कहाँ खड़ा कर दिया। तो क्या जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान लूट दिया, 125 करोड़ लोगों की खुशियां छीन ली, पूरी दुनिया में भारत की इज्जत घटा दी, नाक कटा दी, उनके बारे में टिप्पणी भी ना की जाए। मोदी जी को प्रोसीजर्स की बात करनी चाहिए। मैंने अपनी इंडिविजुअल बैठक में मैंने उस बात को कहा कि आपने मोदी जी को कहा है? हाँ हाँ कहा। वो सुनेंगे आपकी? अरे क्यों नहीं सुनेंगे, वो मेरी भी सुनेंगे, वो देश की भी सुनेंगे, और जिन्होंने देश को लूटा उनको भी ठिकाने लगाएंगे। वो एक जो है, मैंने कहा ना, भगवान का भेजा हुआ एक स्पेशल इंसान है। और ये स्पेशल इंसान कितना कर पाएंगे आप? तो मैंने कहीं कहा था कि अब जो ब्लैक मनी वापस लाने के जो प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो एफडीआई को लेकर के है, चाहे वो इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी को लेकर के है, चाहे करप्शन फ्री इंडिया कैसे बनेगा, सिस्टम कैसे चेंज होगा, किसानों को न्याय कैसे मिलेगा, उनको अपनी फसल का लाभकारी मूल्य कैसे मिलेगा। आज देखो सबकी बात हो रही है, जवानों की बात कोई नहीं कर रहा। तो मैं कह रहा जवानों के लिए 3 काम करने चाहिए। एक तो उनकी सबके लिए उच्च शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और समान शिक्षा, इक्वल एजुकेशन होना चाहिए, और कम से कम 12वीं तक, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, सब कुछ देशों में 12वीं तक फ्री एजुकेशन है। उसके बाद में जो है गरीबों के लिए एक नॉमिनल कुछ रख दो या फ्री कर दो, या जो समर्थ है उनको बोलो कि भाई तुम अब पैसे दे करके पढ़ो 12वीं तक सबके। और फिर उसके बाद जब कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बच्चा निकलता तो उसके लिए रोजगार की गारंटी की व्यवस्था हुई। समान शिक्षा, रोजगार की गारंटी, किनके लिए? युवाओं के लिए। आज ये मनरेगा फनरेगा, इसमें 90% करप्शन हो रहा है। देश नहीं बन रहा है, देश इससे खत्म हो रहा है, और अनप्रोडक्टिव जो है देश में वर्क हो रहा है। स्वामी जी मेरे एक बार प्रोसीजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिस्टम्स की बात करनी चाहिए, और उसी से देश बनेगा, देश बचेगा। आज इस देश में ना आइडियोलॉजी को लेकर के, ना पॉलिसीज को लेकर के, ना प्रोसीजर्स को लेकर के, गुड गवर्नेंस को लेकर के बात ही नहीं हो रही। मैंने कहा ना, आपस की छीटा कसी, वो मैंने जहां जितना लूटा उनको बोलना भी चाहिए। अकेले मोदी वो क्या कर पाएंगे? 6 महीने में कांग्रेस के पास भी एम्यूनिशन तैयार हो जाए जी। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, मैं छोटी छोटी बात बताता हूं। माना कि देश का लोकतंत्र, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों से मिलकर के चलता है। तो मोदी जज बन करके कोई जुडिशरी में फैसले तो नहीं सुनाएंगे। मोदी जो है डीएम एसपी बन करके, और जो है कोई लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उनको न्याय तो नहीं दिलाएंगे। मोदी जो है वो सरकारी कर्मचारी बन करके या अधिकारी बन करके लोगों की बात तो नहीं सुनेंगे। प्रोसीजर्स को ठीक करेंगे। वो व्यक्ति जो है गुड गवर्नेंस जानता है। आज गुजरात में आप जाकर के देखिए, देखो मैं ये नहीं कहता कि गुजरात जो है वो स्वर्ग बन गया है, वो मतलब वहां पर जो है वो सतयुग आ गया है, लेकिन वहां प्रोसीजर्स इन्होंने ऐसे बना दिए हैं कि आदमी जो है परेशान नहीं होता। वहां आदमी को 10 लाख करोड़ की भी इंडस्ट्री लगानी है तो वो 10 दिन में लगा सकता है। क्यों? सिंगल विंडो से काम होता है। और यहाँ जिसको दे दिया, दबा करके बैठा वाला, पहले ये ला। अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहला डिसीजन क्या होना चाहिए? सबसे पहला डिसीजन उनको ये करना चाहिए कि इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके ऊपर जो है एक सारे देश के जो बुद्धिमान लोग हैं, जो देश की भलाई के बारे में सोचते हैं, उनसे बुला करके जो उनके सुझाव लेने चाहिए, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है 3 महीने 6 महीने का टाइम देना चाहिए ऑफिसर्स को भी। आप ऐसे ये वर्किंग रहेगी। ऐसे नहीं कि आप किसी काम को करने के लिए 3 दिन का समय है तो 3 दिन में, 7 दिन में होना चाहिए। 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में काम का प्रोसीजर तय करना चाहिए कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, आपको डेथ सर्टिफिकेट लेना है, आपको स्कूल का NOC सबसे पहले आप ये कहते हैं कि जो एंटायर सेटअप है फ्रॉम द अगर हम लोग लेजिस्लेटिव टू द ब्यूरोक्रेसी, इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, जिससे कि चपरासी से लेकर के पीएन से लेकर के पीएम ऑफिस तक जो लोगों को अपनी चप्पलें घिसते घिसते जिंदगी बीत जाती है, काम नहीं होता है। मैं आपको बहुत बड़ी हकीकत बता दूं, 2 साल में हमारा पतंजलि विद्यापीठ का एक भी फाइल आगे नहीं बढ़ती है। इनको नेताओं को किसने पावर दे रखी है? ये खुदा है ये? क्या इनकी एजुकेशन है? एक बेपढ़ा लिखा चरित्रहीन व्यक्ति एक आईएएस के ऊपर जो है राज करता है। इसको खत्म होना करना चाहिए इसके सिस्टम को। एक ऑफिसर का कब उसका ट्रांसफर होगा, क्या कैसे उसकी प्रोन्नति होगी, उसको तय होना चाहिए, उसका एक परफॉर्मा होना चाहिए। आप किसी नेता की चाटुकारी करते हैं, ये सारा देश नर्क बना करके रख दिया। तो सिस्टम्स को सबसे पहले ठीक करना चाहिए, जिससे कि आम आदमी तो इस लोकतंत्र में पिस रहा है। कोई किसी बात की आजादी नहीं मिली इस देश के अंदर, न भाषा की आजादी, न काम की आजादी। लोगों के हाथ रोके जाते हैं काम करने से। अच्छा आदमी हिंदुस्तान में काम नहीं कर सकता, ये तो हम हैं यहाँ सुबह से शाम तक गाली खाते हैं फिर भी काम करते हैं। हिंदुस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाने के लिए राजी। टाटा कहते हैं कि हम यदि बांग्लादेश में इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमको 7 दिन लगते हैं, हिंदुस्तान में इंडस्ट्री लगाते हैं तो 7 साल लग जाते हैं। क्या मजाक बना करके रख। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपको भी अनीता, और मैं ईटीवी के दर्शकों को भी फिर से शुक्रिया कहूंगा। और हम सब मिलकर के एक स्वस्थ समृद्ध भारत बनाने के लिए, एक आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से परम वैभवशाली देश बनाने के लिए
काम करें, यही हमारा राष्ट्र धर्म है।